हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वाइस ट्रेनर। आज हम करते हैं मल्हार की पाठ्य पुस्तक में पार्ट 2, जिसमें चैप्टर का नेम है गोल। इस चैप्टर को हम पढ़ चुके हैं पहले, लेकिन हमने इसके प्रश्न उत्तर नहीं करे हैं, तो अब हम इस पार्ट में चैप्टर 2 के प्रश्न उत्तर करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। दे रखा है पाठ से, मेरी समझ से। तो इसमें का दे रखा है, नीचे दिए गए प्रश्नों का सटीक उत्तर कौन सा है, उसके सामने तारा मतलब स्टार बनाएं। पहला क्वेश्चन दे रखा है, दोस्त खेल में इतना गुस्सा अच्छा नहीं, मैंने तो अपना बदला ले ही लिया है। अगर तुम मुझे हॉकी नहीं मारते तो शायद मैं तुम्हें 2 ही गोल से हराता। मेजर ध्यानचंद की इस बात से उनके बारे में क्या पता चलता है। मतलब वो बोल रहा है कि दोस्त, अगर तुम मुझ पर गुस्सा नहीं करते, मतलब उसने गुस्सा कर दिया, तो वो बोल रहा है इतना गुस्सा करना अच्छा नहीं है। अगर वो बोल रहा है कि मैंने तो अपना बदला ले लिया है, अगर तुम मुझे हॉकी नहीं मारते तो शायद वो 2 ही गोल से हराता, मतलब उसको 2 गोल से ही हरा देता। लेकिन मेजर ध्यानचंद की इस बात से उनके बारे में क्या पता चलता है, तो हम ऑप्शन पढ़ते हैं। इसका ऑप्शन कौन सा सही है? पहला ऑप्शन है वे अत्यंत क्रोधी थे। दूसरा ऑप्शन है वे अच्छे ढंग से बदला लेते थे। तीसरा ऑप्शन है उन्हें हॉकी से मारने पर वे अधिक गोल करते थे। चौथा ऑप्शन है वे जानते थे कि खेल को सही भावना से खेलना चाहिए। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही है? फोर्थ, वे जानते थे कि खेल को सही भावना से खेलना चाहिए। ठीक है। अब सेकंड क्वेश्चन क्या है, लोगों ने मेजर ध्यानचंद को हॉकी का जादूगर कहना क्यों शुरू कर दिया? तो फर्स्ट ऑप्शन में क्या दे रखा है, उनके हॉकी खेलने के विशेष कौशल के कारण। सेकंड ऑप्शन है उनकी हॉकी स्टिक की अनोखी विशेषताओं के कारण। तीसरा ऑप्शन है हॉकी के लिए उनके विशेष लगाव के कारण। और चौथा ऑप्शन है उनकी खेल भावना के कारण। तो इसका ऑप्शन कौन सा सही है? फर्स्ट ऑप्शन सही है, उनके हॉकी खेलने के विशेष कौशल के कारण। ठीक है। अब सेकंड क्वेश्चन में क्या दे रखा है, हम पढ़ते हैं। अब अपने मित्रों के साथ चर्चा कीजिए कि आपने ये उत्तर ही क्यों चुना, मतलब चुने। तो वो पूछ रहे हैं कि आप अपने जो दोस्त वगैरह हैं उनके साथ चर्चा कीजिए, मतलब साझा कीजिए कि वे अपने उत्तर ही क्यों चुन रहे हैं। तो आगे हम इसका क्वेश्चन पढ़ते हैं। दूसरा ऑप्शन क्या था? अपने मित्रों के साथ चर्चा कीजिए कि आपने ये उत्तर ही क्यों चुने। तो अब हम चर्चा करते हैं। चलिए, उत्तर पहला क्या दे रखा है, पहले प्रश्न में मेजर ध्यानचंद का यह कहना है कि खेल में इतना गुस्सा अच्छा नहीं, और अगर तुम मुझे हॉकी नहीं मारते तो शायद मैं तुम्हें 2 ही गोल से हराता। यह बताता है कि वे खेल को सही भावना से खेलने में विश्वास करते थे, ना कि क्रोध या बदले की भावना से। मतलब इसमें हमें चर्चा करना है, तो हम कर रहे हैं कि इसमें बोला है फर्स्ट में, पहले प्रश्न में मेजर ध्यानचंद क्या कहते हैं, अगर तुम मुझ पर इतना गुस्सा नहीं करते तो वो अगर तुम मुझे उनको हॉकी नहीं मारते तो वो शायद मैं तुम्हें 2 ही गोल से हरा देता।
दो ही गोल से क्या करते, हरा देते। यह बताता है कि खेल को सही भावना से खेलना और विश्वास करते हैं, मतलब सही भावना से खेलने में वो विश्वास करते हैं, ना कि क्रोध या बदले की भावना से। ठीक है, तो अगर हम खेल खेल रहे हैं तो विश्वास के साथ खेलो, ना कि बदला लो से कोई क्रोध करो। ठीक है, और सेकंड में दे रखा है, दूसरे पर्सन में मेजर ध्यानचंद को हॉकी का जादूगर उनके खेल कौशल के कारण कहा गया, अद्वितीय क्योंकि उन्होंने खेल के प्रति अपनी गहरी समझ और निपुणता से सभी को प्रभावित किया। तो इसमें क्या बताया है कि ध्यानचंद जो थे उनको हॉकी का जादूगर कहा जाता था, कि उनके खेल कौशल के कारण कहा गया है कि अद्वितीय मतलब 2 बार, क्योंकि उन्होंने खेल के प्रति अपनी गहरी समझ और निपुणता से सभी को प्रभावित कर लिया है। ठीक है, अब आगे क्वेश्चन में क्या दे रखा है, मिलकर करें मिलान। मिलान करने तो हम ये करते हैं मिलान। फर्स्ट में क्या है, पाठ में से चुनकर कुछ शब्द नीचे दिए गए हैं, अपने समूह में इन पर चर्चा कीजिए और इन्हें इनके सही अर्थों या संदर्भों से मिलाइए। इसके लिए आप शब्दकोश, इंटरनेट या अपने शिक्षकों की सहायता ले सकते हैं। मतलब इसमें बताया गया है कि जो नीचे मिलान दे रखे हैं आपको इन्हें मिलाना है, या तो अपने शब्दकोश मतलब डिक्शनरी होती है, शब्द वगैरह दिए रखे होते हैं उसमें, या इंटरनेट मतलब नेट का भी उपयोग कर सकते हैं, या अपने शिक्षकों मतलब टीचर से भी आप पूछ सकते हैं। तो ये दे रखा है शब्द और ये है अर्थ या संदर्भ। तो लांस नायक, इसका किससे मिलान है, सेकंड सही है, भारतीय सेना का एक पद रैंक है। ठीक है, सेकंड का कौन सा है, चौथा, बर्लिन ओलंपिक। वर्ष 1936 में जर्मनी के बर्लिन शहर में आयोजित ओलंपिक खेल प्रतियोगिता जिसमें 49 देशों ने भाग लिया था। ठीक है, और थर्ड है पंजाब रेजिमेंट। तो इसका सही ऑप्शन क्या है, फिफ्थ, स्वतंत्रता से पहले अंग्रेजों की भारतीय सेना का एक दल। ठीक है, अब है फोर्थ है सैम्पर्स एंड माइनर्स टीम। तो इसका सही मिलान क्या है, 6, अंग्रेजों के समय का एक हॉकी दल। पांचवा है सूबेदार, इसका सही मिलान कौन सा है, स्वतंत्रता से पहले सूबेदार भारतीय सैन्य अधिकारियों का दूसरा सबसे बड़ा पद था। छठा है छावनी, इसका सही ऑप्शन क्या है, सैनिकों के रहने का क्षेत्र। मैंने ये नंबर भी लिख दिए हैं जिससे कि आपको मिलान में कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, तो आप अच्छे से पढ़ सकते हैं इसको। आगे बढ़ते हैं, आगे दे रखा है पंक्तियों पर चर्चा। तो इसमें दे रखा है पाठ में से चुनकर कुछ पंक्तियां नीचे दी गई हैं, इन्हें ध्यान से पढ़िए और इस पर चर्चा कीजिए। आपको इनका क्या अर्थ समझ में आया, अपने विचार कक्षा में अपने समूह में साझा कीजिए और अपनी लेखन पुस्तिका में लिखिए। तो फर्स्ट का इसमें क्या बोला गया है, बुरा काम करने वाला आदमी हर समय इस बात से डरता रहता है कि उसके साथ भी बुराई की जाएगी। मतलब बुरा काम करने वाला आदमी जो होता है वो हर समय यही बात से डरता रहता है कि उसके साथ भी बुराई की जाएगी, उसके बारे में भी बुराई बोली जाएगी, तो वो इस बात से डरता रहता है
खा में क्या बोला गया है, मेरी तो हमेशा यह कोशिश रहती कि मैं गेंद को गोल के पास ले जाकर अपने किसी साथी खिलाड़ी को दे दूं ताकि उसे गोल करने का श्रेय मिल जाए। अपनी इसी खेल भावना के कारण मैंने दुनिया के खेल प्रेमियों का दिल जीत लिया है। तो अभी हम फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं, फिर हम सेकंड क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। फर्स्ट में क्या दे रहा, तो फर्स्ट क्वेश्चन ये रहा, बुरा काम करने वाला आदमी हर समय इस बात से डरता रहता है कि उसके साथ भी बुराई की जाए। तो इसका आंसर क्या है, इस पंक्ति का मतलब यह है कि जो व्यक्ति गलत कार्य करता है वह हमेशा इस डर में रहता है कि उसके साथ भी कुछ बुरा होगा। मतलब इस पंक्ति में यह बोला गया है कि जो व्यक्ति गलत कार्य करता है तो वो हमेशा डरता रहता है कि उसके साथ भी कुछ बुरा होगा या हुआ होगा, ऐसे इस बात से वो डरता रहता है, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन, इसमें क्या दे रखा है, मेरी तो हमेशा यह कोशिश रहती कि मैं गेंद को गोल के पास ले जाकर अपने किसी साथी खिलाड़ी को दे दूं ताकि उसे गोल करने का श्रेय मिल जाए। अपनी इसी खेल भावना के कारण मैंने दुनिया के खेल प्रेमियों का दिल जीत लिया है। मतलब वो अच्छा खेलता था इसलिए उसने दिल जीत लिया है। तो इसका आंसर क्या दे रखा है, इस पंक्ति का अर्थ यह है कि ध्यानचंद्र हमेशा टीम की सफलता को प्राथमिकता देते थे। मतलब ध्यानचंद्र हमेशा जो टीम की सफलता है उसको प्राथमिकता, पहला स्थान देते थे और व्यक्तिगत श्रेय की बजाय टीम वर्क को महत्व देते थे। इसी खेल भावना ने उन्हें विश्व भर के खेल प्रेमियों का प्रिय बना दिया है, ठीक है। अब हम आगे पढ़ते हैं। आगे क्या है, सोच विचार के लिए। तो इसमें क्या दे रखा है, संस्मरण को एक बार फिर से पढ़िए और निम्नलिखित के बारे में पता लगाकर अपनी लेखन पुस्तिका में लिखिए। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है, ध्यानचंद्र की सफलता का क्या रहस्य था, ध्यानचंद्र जो था उसकी सफलता का क्या रहस्य था। और सेकंड में बोला गया है, किन बातों से ऐसा लगता है कि ध्यानचंद स्वयं से पहले दूसरों को रखते थे। तो इन दोनों का आंसर हम देखते हैं क्या है। फर्स्ट, ध्यानचंद की सफलता का क्या रहस्य था, तो इसका आंसर है ध्यानचंद्र की सफलता का रहस्य उनकी कड़ी मेहनत, लगन और खेल भावना में था। मतलब उनकी सफलता के पीछे उनकी कड़ी मेहनत, बहुत ही ज्यादा मेहनत करते तो उन मतलब जो चीज वो करना चाहते तो उसमें उनको लगन थी, खेल भावना में था। तो ये चीजें उनकी सफलता का रहस्य और भी है, वे हर स्थिति में मतलब जो भी स्थिति होती उसमें खेल की मर्यादा और अनुशासन को बनाए रखते थे, ठीक है। कुछ भी स्थिति हो लेकिन वो खेल की मर्यादा और अनुशासन को बनाए रखते थे। अब सेकंड क्वेश्चन क्या था, किन बातों से ऐसा लगता है कि ध्यानचंद स्वयं से पहले दूसरों को रखते थे। तो चलिए पढ़ते हैं, इसका आंसर क्या है, ध्यानचंद ने मैदान में अपनी टीम के खिलाड़ियों को गोल का श्रेय देने की आदत बना रखी थी। मतलब वो जो खेल का मैदान था, जो वो टीम वर्क में खेलते थे तो उसमें खिलाड़ियों को गोल का श्रेय देते थे। मतलब ये गोल तुमने करा, ये गोल तुमने करा, उनको यह आदत सी मतलब बना रखी थी उन्होंने। तो जो यह दर्शाता है कि वे हमेशा दूसरों को पहले रखते थे, अपने से पहले वो दूसरों को रखते थे, अपने को नहीं रखते थे, दूसरों को रखते थे। यह उनकी टीम भावना और संयोग के प्रति संपर्क को दर्शाता है, ठीक है। मैंने ये क्वेश्चन अच्छे से लिख दिए और ये क्वेश्चन आंसर जो हैं वो एकदम सही हैं। तो आप अपनी कॉपी में भी कर सकते हैं और अच्छे से याद भी कर सकते हैं, पेपर में भी आप लिख सकते हैं इनको।
ओके, आगे पढ़ते हैं। क्या दे रखा है? संस्मरण की रचना। उन दिनों में मैं पंजाब रेजिमेंट की ओर से खेला करता था। ठीक है, तो पंजाब की रेजिमेंट की ओर से वो खेला करते थे। इस वाक्य को पढ़कर ऐसा लगता है मानो लेखक आपसे यानी पाठक से अपनी यादों को साझा कर रहा है। ध्यान देंगे तो इस पाठ में ऐसी और भी अनेक विशेष बातें आपको दिखाई देंगी। इस पाठ को एक बार फिर से पढ़िए। मतलब इसमें बोल रखा है कि मानो लेखक आपसे यानी पाठक से अपनी यादों को साझा कर रहा है, बता रहा है। ध्यान देंगे तो इस पाठ में ऐसी और भी विशेष बातें हैं जो आपको दिखाई देंगी, है नी, और भी अच्छी अच्छी बातें जो हमें दिखाई देंगी। इस पाठ को एक बार फिर से पढ़िए, मतलब फिर से दोबारा से पढ़िए आप इस पाठ को। तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? अपने अपने समूह में मिलकर इस संस्मरण की विशेषताओं की सूची बनाइए। सेकंड क्वेश्चन क्या है? अपने समूह की सूची को कक्षा में सबके साथ साझा कीजिए। तो अब हम इन दोनों के आंसर जानते हैं। क्या दे रखा है? फर्स्ट, इसमें अपने अपने समूह में मिलकर इस संस्मरण की विशेषताओं की सूची बनाइए। तो ये मैंने कुछ सूची बनाई है, तो हम इसे अच्छे से पढ़ते हैं। पहला, इसमें हम जानते हैं इस संस्मरण की विशेषताओं की सूची नीचे दे रखी है, ये रही। ठीक है, फर्स्ट में क्या बोला गया है? व्यक्तिगत अनुभव से लेके, मतलब ये है व्यक्तिगत अनुभव। तो इसके बारे में पढ़ते हैं। लेखक ने अपने व्यक्तिगत अनुभवों को साझा किया है जो पाठक को उनकी स्थिति से जोड़ता है। ठीक है, और सेकंड पॉइंट क्या है? खेल भावना। तो इसके बारे में पढ़ते हैं। पाठ में खेल भावना का महत्व और इसे बनाए रखने का संदेश दिया गया है। मतलब खेल भावना को, उसका महत्व बनाए रखने के लिए यह संदेश दिया गया है। तीसरा पॉइंट में दे रखा है प्रेरणादायक घटना। इस संस्मरण में एक प्रेरणादायक घटना का विवरण है जिसमें ध्यानचंद्र ने अपनी योग्यता का परिचय दिया है। ध्यानचंद्र ने अपनी क्या दिया? योग्यता का परिचय दिया है। चौथा पॉइंट क्या है? संवादात्मक शैली। पाठ में एक संवादात्मक शैली अपनाई गई है जिससे यह और भी जीवंत हो जाता है। तो इसमें ये डैश होता, लेकिन कोई बात नहीं। अब फिफ्थ पॉइंट क्या है? सिद्धांत और मूल्य। तो सिद्धांत और मूल्य के बारे में पढ़ते हैं। इसमें बताया गया है कि इस तरह से ध्यानचंद्र ने अपने खेल में मूल्यों को बनाए रखना और उनका पालन किया है। ठीक है, ये मैंने सब पॉइंट दे रखे हैं, आप इनको अच्छे से पढ़ लेना और समझ लेना। ओके, अब आगे पढ़ते हैं। जो इसका सेकंड क्वेश्चन था, इसमें बोला गया है कि अपने समूह की सूची को कक्षा में सबके साथ साझा कीजिए। तो ये फर्स्ट का जो आंसर था वो ही सेकंड का ही है। मतलब जो सूची में बताया गया है वो अपने दोस्तों के साथ साझा कीजिए। मतलब कक्षा में जितने भी जिससे आप बात करते हैं, दोस्त वगैरह हैं, उनको बताइए। तो सेम आंसर यही है सेकंड का भी। अब दे रखे हैं शब्दों के जोड़े विभिन्न प्रकार के। तो का फर्स्ट में दे रखा है जैसे जैसे मेरे खेल में निखार आता गया वैसे वैसे मुझे तरक्की भी मिलती गई। जैसे जैसे खेल में निखार आता गया तो वैसे वैसे उसे क्या मिलती गई? तरक्की। ठीक है, तो इस वाक्य में जैसे जैसे और वैसे वैसे शब्दों के जोड़े हैं जिनमें एक ही शब्द दो बार उपयोग में लाया गया है। ऐसे जोड़ों को शब्द युग्म कहते हैं। ऐसे जोड़ों को क्या कहते हैं? शब्द युग्म। शब्द युग्म में दो शब्दों के बीच में छोटी सी रेखा लगाई जाती है। रेखा होती है ना, जैसे कि ये, तो वो लगाई जाती है।
जिसे योजक चिन्ह कहते हैं। क्या कहते हैं? उस रेखा को हम क्या कहते हैं? योजक चिन्ह। ठीक है, योजक यानी जोड़ने वाला। आप भी ऐसे 5 शब्द युग्म लिखिए। तो मुझे ऐसे ही आपको और मुझे भी 5 शब्द युग्म लिखने हैं। तो देखते हैं, ये मैंने लिखे हैं कुछ 5 शब्द युग्म। जैसे मैंने लिखा है धीरे धीरे, फर्स्ट है धीरे धीरे। सेकंड लिखा है आहिस्ता आहिस्ता। ठीक है, और थर्ड है कभी, इसमें डैश आएगा, मैं लगाना भूल गई हूँ, कभी। ठीक है, कभी कभी। अब फोर्थ है फिर। फिफ्थ है अभी अभी। ठीक है, ऐसे ही आपको भी लिखने हैं, कोई से भी ले सकते हैं, लेकिन बीच में योजक चिन्ह लगाना। ठीक है, आगे देखते हैं। सेकंड खा, खेल के मैदान में धक्का मुक्की और नोक-झोंक की घटनाएं होती रहती हैं। हाँ, ये सही बात है, धक्का मुक्की और नोक-झोंक ये घटनाएं होती रहती हैं खेल के मैदान में। इस वाक्य में भी आपको 2 शब्द युग्म दिखाई दे रहे हैं, जैसे धक्का मुक्की और नोक-झोंक। ठीक है, लेकिन इन शब्द युग्मों के दोनों शब्द भिन्न भिन्न हैं। जो दोनों शब्द हैं वो भिन्न भिन्न है, एक जैसे नहीं है। एक जैसे नहीं है, सही बात। आप भी ऐसे 5 शब्द युग्म लिखिए जिनमें दोनों शब्द भिन्न भिन्न हो। तो ऐसे ही हमें 5 शब्द लिखने हैं जिसमें दोनों शब्द के अर्थ जो है वो भिन्न भिन्न हो। तो फर्स्ट मैंने लिखा है जीना मरना। तो इसका अर्थ क्या है? जीना मरना तो भगवान के हाथ में है। तो देखो, जीना और मरना ये अलग अलग हो गए ना, और इसमें एक से थे, देखो धीरे धीरे, दोनों सेम वर्ड है, तो ये अलग हो गए ना, ये वाले हैं अलग, जीना मरना। ठीक है, अब सेकंड है आगे पीछे। तो इसका अर्थ है वह अपने मालिक के आगे पीछे घूमता रहता है। थर्ड है रात दिन, वह रात दिन मेहनत करता है। फोर्थ है लड़ाई झगड़ा, उनके बीच हमेशा लड़ाई झगड़ा होता रहता है। फिफ्थ है हंसना रोना, हंसना रोना तो जीवन का हिस्सा है। तो ऐसे ही आपको वर्ड अलग अलग होने चाहिए, सेम नहीं होने चाहिए। ऐसे ही आपको 5 पॉइंट लिखने हैं। ओके, अब खा, थर्ड क्वेश्चन क्या है? हार या जीत मेरी नहीं बल्कि पूरे देश की है। आज मैं जहां भी जाता हूँ बच्चे व बूढ़े मुझे घेर लेते हैं। क्या बोला गया है? हार या जीत। तो ये क्या है? इन वाक्यों में जिन शब्दों के नीचे रेखा खींची है उन्हें ध्यान से पढ़िए। हम इन शब्दों को योजक की सहायता से भी लिख सकते हैं, जैसे हार जीत, बच्चे बूढ़े आदि। तो आप नीचे दिए गए शब्दों को योजक की सहायता से लिखिए। तो इसमें या दे रखा है, योजक चिन्ह नहीं है ना, तो हमें या को उठा के योजक चिन्ह लगाना है। तो जैसे ये है अच्छा बूढ़ा, बूढ़ा नहीं है सॉरी, बुरा, अच्छा या बुरा, तो या को उठा के योजक चिन्ह लगा देंगे, अच्छा योजक चिन्ह बुरा। ठीक है, छोटा या बड़ा, छोटा या बड़ा, ये दे रखा है। अब है उत्तर और दक्षिण, उत्तर दक्षिण। फिर है गुरु, ये में से ऊपर नीचे हो गए हैं, तो आप ये दे रखे हैं, इसमें से आप देख लेना कौन सा किसका है। ठीक है, अब है अमीर और गरीब, तो इसका है अमीर गरीब। और ये है गुरु और शिष्य, गुरु योजक चिन्ह शिष्य। अमृत या विष, तो इसका है अमृत विष। ओके, ये ऊपर नीचे हो गए, लेकिन आप इसमें से देख के कर सकते हो। अब है बात पर बल देना। मैंने तो अपना बदला ले ही लिया है, मैंने तो अपना बदला लिया है। इसमें क्या है? मैंने तो अपना बदला ले ही लिया है, इसमें ही आ गया, और इसमें मैंने तो अपना बदला ले लिया, ही को उठा के ले लिया है। तो इसमें डिफरेंट है ना,
तो देखते हैं नीचे क्या बोला गया है। इन दोनों वाक्यों में क्या अंतर है, ध्यान दीजिए और बताइए। सही पहचान, दूसरे वाक्य में एक शब्द कम है। उस एक शब्द के ना होने से वाक्य के अर्थ में भी थोड़ा अंतर आ गया है। तो इसमें डिफरेंट तो है क्योंकि ही है इसमें, और इसमें ही नहीं है। तो देखते हैं, हम अपनी बात पर बल देने के लिए कुछ विशेष शब्दों का प्रयोग करते हैं, जैसे ही, भी, तो आदि। ही, भी, तो आदि, इन तीनों का हम प्रयोग करते हैं। जैसे पाठ में से इन शब्दों वाले वाक्यों को चुनकर लिखिए। ध्यान दीजिए कि यदि उन वाक्यों में से शब्द ना होते तो उनके अर्थ पर इसका क्या प्रभाव पड़ता। तो देखते हैं हम आगे, मैंने कुछ शब्द लिखे हैं इसी तरह के उत्तर। फर्स्ट, जैसे मैंने लिखा है खेल में तो यह सब चलता ही है, मैंने ही का प्रयोग करा है यहाँ पर। अब मैंने इसका डिफरेंट मतलब यही मैंने बनाया, ही को हटाकर मैंने वो ही लिख दिया है आंसर। खेल में यह सब चलता है, खेल में यह सब चलता ही है, तो ही को हटाकर कितना सही शब्द बन गया, खेल में यह सब चलता है। ठीक है। सेकंड आंसर क्या है, उन दिनों भी यह सब चलता था, इसमें ही नहीं है, अब है इसमें भी, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, उन दिनों यह सब चलता था। थर्ड है, इतना कहते ही वह खिलाड़ी घबरा गया। अब आप मुझे कमेंट करके बताना कि इन दोनों में डिफरेंट क्या है, ही है या बी है। आप वैसे पहचान लोगे अच्छे से। इतना कहते वह खिलाड़ी घबरा गया, मैं बता दे रही हूँ खुद, इसमें ही लगा है। इतना कहते ही वह खिलाड़ी घबरा गया, तो ही को हटाकर कहते वह खिलाड़ी घबरा गया, अब यहाँ पर ही नहीं है। ठीक है। अब ये फोर्थ दे रखा है, इसका यह मतलब नहीं कि सारे गोल मैं ही करता था। तो इसका आंसर क्या दे रखा है, इसका यह मतलब नहीं कि सारे गोल मैं करता था। ठीक है, ही को हटा के मैं करता था। अब इसमें मैंने कुछ नोट लिखे हैं। यदि इन वाक्यों में से ही, भी, तो शब्द हटा दिया जाए तो वाक्य का प्रभाव कम हो जाता है। हाँ, अगर ही या भी का शब्द हटा दिया जाए तो वाक्य का जो प्रभाव है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, और इसका बल कमजोर पड़ता है। इसका बल जो होता है वो क्या हो जाता है, कमजोर पड़ता है। अब आगे देखते हैं, पाठ से आगे। आपकी बात। अब का, ध्यानचंद्र के स्थान पर आप होते तो क्या बदला लेते कि नहीं, आप बताना। यदि हाँ तो बताइए कि आप बदला किस प्रकार लेते। ठीक है। अब सेकंड क्वेश्चन है खा, आपको कौन से खेल और कौन से खिलाड़ी सबसे अधिक अच्छे लगते हैं और वो भी क्यों। जो भी खिलाड़ी अच्छे लगते हैं वो क्यों लगते हैं उनके बारे में बताना है। तो इसका आंसर हम देखते हैं आगे। ये रहा, ध्यानचंद के स्थान पर आप होते तो क्या बदला लेते, यदि हाँ तो बताइए कि आप बदला किस प्रकार लेते। तो मैंने इसका आंसर दे रखा है, यदि हम ध्यानचंद्र के स्थान पर होते तो हम भी बदला लेते। हाँ सही बात, हम भी बदला लेते, लेकिन हम भी अपना बदला शालीनता के साथ लेते। हम हिंसा में विश्वास नहीं करते, अपने अच्छे व्यवहार से उसे शर्मिंदा करते। ठीक है। अब सेकंड क्वेश्चन आंसर क्या है, सेकंड आंसर है, आपको कौन से खेल और कौन से खिलाड़ी सबसे अच्छे लगते हैं और वो भी क्यों लगते हैं। इसका आंसर मैंने दे रखा है, मुझे क्रिकेट और हॉकी दोनों ही खेल बहुत पसंद हैं। क्रिकेट और हॉकी जो हैं वो दोनों ही खेल बहुत पसंद है। क्रिकेट में विराट कोहली और हॉकी में मेजर ध्यानचंद मेरे पसंदीदा
खिलाड़ी हैं, उनकी खेल भावना और अनुशासन प्रेरणादायक है। मतलब जो इसमें बताया गया है ना क्यों अच्छा लगता, तो वो भी बताया गया है कि क्रिकेट में जो विराट कोहली हैं और जो हॉकी में मेजर ध्यानचंद्र हैं, उनके पसंदीदा खिलाड़ी है क्योंकि उनकी खेल जो है वो भावना और अनुशासन ये प्रेरणादायक होती है। ठीक है, अब हम आगे पढ़ते हैं समाचार पत्र से। तो इसमें क्या दे रखा है क्वेश्चन, क्या आप समाचार पत्र पढ़ते हैं? समाचार पत्र में प्रतिदिन खेल के समाचारों का एक पृष्ठ प्रकाशित होता है। अपने घर या पुस्तकालय से पिछले सप्ताह के समाचार पत्रों को देखिए। पिछले सप्ताह के समाचार पत्र हैं उनको देखिए। अपनी पसंद का एक खेल समाचार अपनी लेखन पुस्तिका में लिखिए। जो भी मतलब जो तुम्हें पसंद आए जो भी खेल, उनको समाचार अपनी लेखन पुस्तिका में मतलब कॉपी में लिख लेना। तो इसका आंसर है पेरिस ओलंपिक 2024 क्लोजिंग सेरेमनी। भारत ने दूसरी बार ओलंपिक में जीते 6 मेडल, लेकिन नहीं टूटा टोक्यो का रिकॉर्ड। तो मुझे जो पसंद आया था मैंने ये लिख दिया है, और जो आपको पसंद आए आप अपनी मर्जी से लिख सकते हो। ठीक है, अब है खा। इसमें क्या दे रखा है, मान लीजिए कि आप एक खेल संवाददाता है और किसी खेल का आंखों देखा प्रसारण कर रहे हैं। अपने समूह के साथ मिलकर कक्षा में उस खेल का आंखों देखा हाल प्रस्तुत कीजिए। संकेत, इस कार्य में आप आकाशवाणी या दूरदर्शन पर प्रसारित होने वाले खेल प्रसारणों की कमेंट्री की शैली का उपयोग कर सकते हैं। बारी बारी से प्रत्येक समूह कक्षा में सामने डेस्क या कुर्सियों पर बैठ जाएगा और 5 मिनट के लिए किसी खेल के सजीव प्रसारण की कमेंट्री का अभिनय करेगा। तो इस आंसर को मतलब आप जो अपनी आंखों देखा जैसे क्रिकेट वगैरह होता है आप उसको देखिए और पढ़िए। तो इसके लिए देखिए और पढ़िए, इसके लिए आप अच्छे से सामने से देखेंगे और उसको लिखेंगे तो वो सही रहेगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको खुद ही लिखना है। ठीक है, ये क्वेश्चन ये दे रखा है, आपको इसका आंसर खुद ही लिखना है। आगे हम पढ़ते हैं, आगे क्या है, डायरी का प्रारंभ। कुछ लोग प्रतिदिन थोड़ी थोड़ी बातें किसी स्थान पर लिख लेते हैं जो वे सोचते हैं या उनके साथ उस दिन हुआ या जो उन्होंने देखा उसे ईमानदारी से लिख लेते हैं या टाइप कर लेते हैं। इसे डायरी लिखना कहते हैं। मतलब कुछ लोग होते हैं जो थोड़ी थोड़ी बातें जो होती हैं वो किसी स्थान पर लिख लेते हैं या सोचते हैं या उनके साथ जो होता है वो उस दिन हुआ जो भी हुआ होता है या देखा होता है वो ईमानदारी से लिख लेते हैं उसी डायरी पर, लेकिन टाइप भी कर लेते हैं। कुछ लोग किसी में लिख लेते हैं जैसे कंप्यूटर वगैरह, उसमें भी कुछ लोग लिख लेते हैं अपनी पर्सनली। इसे डायरी लिखना कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? डायरी लिखना। क्या आप भी अपने मन की बातों और विचारों का लिखना चाहते हैं? मतलब विचारों को आप भी लिखना चाहते हैं? यदि हाँ तो आज से ही प्रारंभ कर दीजिए। आप जहां लिखेंगे वहां माध्यम चुन लीजिए। मध्यम चुन लीजिए जहां पर भी आप लिखेंगे। आप किसी लेखन पुस्तिका में या ऑनलाइन मंचों पर लिख सकते हैं। दूसरा क्या है, आप प्रतिदिन कुछ दिनों में एक बार या जब कुछ लिखने का मन करे तब लिख सकते हैं। ठीक है, शब्दों या वाक्यों की कोई सीमा नहीं है, चाहे 2 वाक्य हो या 2 पृष्ठ
आप जो मन में आए, मतलब आपके मन में जो भी आए उसे उचित या शालीन शब्दों में लिख सकते हैं। ठीक है, जैसे कि मैंने कुछ लिखा है, मैं भी आपको बताती हूँ। तो मैं इसका आंसर दिखाती हूँ क्या है। मैंने लिखा है डायरी का प्रारंभ, तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं, जैसे डायरी लेखन दिनांक 12 अगस्त 2025। आप जिस समय लिखेंगे उसी दिन का तारीख डालना क्या है, और उस समय क्या है, दिन है सोमवार। ठीक है, और समय रात्रि है या सुबह है वो भी लिखना है आपको, मतलब जिस समय आप लिख रहे हो। और टाइम भी लिख देना, जिस समय, जैसे कि आप दिन में लिख रहे हो, शाम को लिख रहे हो, टाइम क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। तो मैंने लिखा है 8 बजे। ठीक है, आज मैं अपने विद्यालय से लौट रहा था, तभी मैंने रास्ते में एक बच्चे को देखा जो क्या था, भूखा था। वह जलेबियां की दुकान के बाहर खड़ा होकर ललचाया नजरों से मीठी मीठी जलेबियां को देख रहा था। तब मैं उस दुकान में गया और मैंने उस बच्चे को जलेबियां खरीद कर दी। उस बच्चे ने बड़े ही चाव से सारी जलेबियां खा ली और फिर मुझे धन्यवाद किया और वह वहां से चला गया। मुझे भी उस बच्चे की सहायता करके अच्छा लगा और मैं अपने घर लौट आया। तो इसमें मैंने जो मुझे अच्छा लगा है मैंने उसके बारे में लिख दिया। जैसे आपको कुछ चीज अच्छी लग रही है अपने दोस्त वगैरह, उसके बारे में लिख लेना आप। तो इसी तरह से आप लिख सकते हो। ठीक है, और यहाँ पर साइड से अपना नाम लिख सकते हो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब इसमें पहेली दे रखी है, आज की पहेली। तो ये पहेली दे रखी है, पढ़ते हैं। यहाँ एक रोचक पहेली दी गई है। इसमें आपको 3 खिलाड़ी दिखाई दे रहे हैं। आपको पता लगाना है कि कौन से खिलाड़ी द्वारा गोल किया जाएगा। मतलब इसमें हमें पहेली में दे रखा है 3 खिलाड़ी हैं, एक फर्स्ट खिलाड़ी, सेकंड और थर्ड। तो इसमें हमें बताना है कि कौन सा खिलाड़ी इसमें गोल कर सकता है। पहला हम ये वाली खिलाड़ी को ले लेते हैं। अगर ये खिलाड़ी इधर से इधर आएगा, इधर जाएगा, इधर जाएगा, इधर जाएगा, फिर इधर, ये इधर भी जा सकता है, कहीं इधर भी जा सकता है, तो इसका जाना तो संभव नहीं है यहाँ तक। ठीक है, अब सेकंड खिलाड़ी अगर ये यहाँ जाएगा तो इसका रास्ता बंद ही हो जाएगा, इधर जाएगा, कहीं इधर जाएगा, किधर जाएगा ये भी नहीं पता है, तो ये भी यहाँ तक नहीं पहुंच सकता है। ठीक है, अब ये है थर्ड खिलाड़ी। अगर ये यहाँ से यहाँ जाएगी, यहाँ जाएगी, भाई इसका रास्ता तो देखो एकदम सिंपल है, ये जा सकती है और गोल भी कर सकती है। देखिए ये यहाँ से गई और यहाँ से, इसका रास्ता जो सिंपल था इसलिए ये पहुंच गई। ठीक है, तो ये इसका आंसर करेक्ट किया है, ये वाली खिलाड़ी गोल्स कर सकती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। झरोके से। आपने हॉकी के बारे में बहुत कुछ बात की होगी। अब हम हॉकी जैसे ही अनोखे खेल के बारे में पढ़ेंगे, जिसे आप जैसे लाखों बच्चे अपने गली मोहल्लों में खेलते हैं। इस खेल का नाम है डांडी या गोथा। ठीक है, आपने भी ये खेल खेला होगा अपने। तो ये हम इस खेल के बारे में पढ़ते हैं, ये खेल है कैसा, डांडी या गोथा। ठीक है, यह भील बिलाला बच्चों का खेल है। डांडी और गोथा शब्द का अर्थ एक ही है, खेलने की हाथ लकड़ी। देखा जाए तो यह खेल काफी कुछ हमारे राष्ट्रीय खेल हॉकी जैसा है। अंतर बस इतना है कि हॉकी में गोल करने के लिए गोल पोस्ट होते हैं, जबकि इस खेल में ऐसा कोई निर्धारण नहीं है। दूसरा अंतर यह है कि भील बिलाला बच्चों की यह गेंद हॉकी की अपेक्षा एकदम साधारण होती है, यह बांस की बनी होती है। ठीक है, अब इसमें खेल की सामग्री दे रखी है। फर्स्ट,
बांस के गुट्टे की गेंद जिसे दुईत कहते हैं। क्या कहते हैं? क्या बोलते हैं इसे? दुईत। ठीक है। सेकंड है गोथा, यानी अंग्रेजी में एल अक्षर की तरह नीचे से मुड़ी हुई बांस की डंडियां। तीसरा है राख से खेल के मैदान में सीमांकन करना और घेरे के भीतर एक छोटा वृत्त बनाना। ठीक है। अब इसमें बोला गया है कैसे खेलें। कैसे खेलें वो बताया गया है। फर्स्ट, वैसे तो इसे चाहे जितने खिलाड़ी खेल सकते हैं, मगर दोनों दलों में कम से कम 2-2 खिलाड़ी हों। सेकंड है टॉस करना। टॉस जीतने वाला दल खेल प्रारंभ करेगा, मतलब जैसे टॉस को उछाल देना वो। अब थर्ड है गेंद को छोटे घेरे या वृत्त में रखना। हमला करने वाले दल के खिलाड़ी खेल प्रारंभ होते ही खेल को पीटते हुए बचाव दल के दायरे में दूर तक ले जाना चाहते हैं। तो इसमें डांडिया गोथा के बारे में सब कुछ बताया गया है। खेल सामग्री कैसे खेलें ये सब बताया गया है। अगर मैं थोड़ा गलत भी बोल रही हूँ तो उसके लिए सॉरी, लेकिन मैं बाद में सही बोल देती हूँ। ठीक है। हम आगे बढ़ते हैं। फिफ्थ, आगे भी है इसके दे रखे हैं ऑप्शन। फिफ्थ है खिलाड़ी डांडिया गोथा के दोनों ओर से खेल सकते हैं, जबकि ऐसी सुविधा हॉकी के खेल में नहीं है। ठीक है। अब 6 है बाकी सारा खेल हॉकी के खेल के समान होता है। हॉकी जैसा खेल होता है वैसे ही ये होता है। प्रश्न उठता है कि इस खेल में गोल पोस्ट नहीं होते, यानी गोल करने का मामला नहीं बनता, तो हार जीत का निर्णय कैसे किया जाता है? सही बात। उत्तर यह है कि जो दल गेंद को अधिक से अधिक बार विरोधी के पाले से में धकेलता है तो वही बलवान है और इसलिए विजय भी वही है। मतलब जो पाला होता है उसमें वो ढकेल देता है तो वही बलवान और विजय होता है। 7 पॉइंट है खेल के 2 विशेष नियम हैं। पहला है खेल को शरीर के किसी भी अंग से ना छूना और ना रोकना। मतलब इसमें नियम बताया गया है शरीर के किसी भी अंग से नहीं छूना और ना ही उसको रोकना। दूसरा दे रखा है गेंद को हवाई शॉट ना मारना और ना उसे हवा में शॉट खेलकर साथी खिलाड़ी को पास देना। ठीक है। मतलब हवा में नहीं उड़ाना। बाकी लकड़ी से आप गेंद को रोक सकते हैं या हिट कर सकते हैं। आगे जैसा कि बता चुके हैं, जो दल बीच की रेखा को पार करके विरोधी दल के क्षेत्र में अधिक से अधिक दबाव या प्रवेश बनाए रखता है वह विजयी होता है। विशेष, इसमें कुछ इंपॉर्टेंट बात है तो विशेष दे रखा है। यह खेल होली या त्योहार आने के कुछ दिन पहले से खेला जाता है। ठीक है। अंत में जिस दिन होलिका जलाई जाती है उस दिन ये द्वीप और गोथे गेंद और डंडे आग में डाल दिए जाते हैं। इसमें कुछ विशेष बताएगा, मतलब होता है ऐसा कुछ नियम जो कि होली का दिन में ये गेंद और डंडे आग में जला दिए जाते हैं। आगे बढ़ते हैं। अब इसमें दे रखा है साझी समझ। फर्स्ट है आपने इस खेल के नियम पढ़कर अच्छी तरह समझ लिए हैं। अब अपने मित्रों के साथ मिलकर डांडिया गोद खेल खेलिए। मतलब ये अच्छे से नियम आपने समझ लिए, अब आप अपने दोस्तों के साथ या किसी के भी साथ खेल सकते हैं। ठीक है। सेकंड में आप भी डांडिया गोद जैसे अनेक स्वदेशी खेल अपने मित्रों के साथ मिलकर अपने विद्यालय या घर मोहल्ले में खेलते होंगे। अब आप ऐसे ही किसी एक खेल के नियम इस प्रकार से लिखिए कि उन्हें पढ़कर कोई भी बच्चा उस खेल को समझ सके और खेल सके। मतलब
अब हमने इस नियम मतलब डांडी और गोंद जो भी ये था, हमने इसके नियम पढ़ लिए और समझ भी लिए। अब हम खेल सकते हैं, लेकिन हमें किसी ऐसे खेल के बारे में लिखना है, उसके नियम वगैरह सब कुछ लिखनी है, जिससे कि आप समझ सकें। तो मैंने लिखे हैं कुछ खेल। उत्तर, भारत का एक प्रसिद्ध स्वदेशी खेल कबड्डी है। तो मैंने इसमें कबड्डी के नियम भी लिखे, उसके बारे में बताए भी हैं। तो यह खेल ग्रामीण भारत में विशेष रूप से लोकप्रिय है और अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी खेला जाता है। आइए इसके नियमों पर एक नजर डालते हैं, इसको पढ़ते हैं। तो कबड्डी के नियम, पहला, इसमें होते हैं टीम। पहला कौन होता है? टीमें। कबड्डी में 2 टीमें होती हैं और प्रत्येक टीम में 7 खिलाड़ी होते हैं। क्या? कबड्डी में 2 टीमें होती हैं और प्रत्येक में 7 खिलाड़ी होते हैं। और सेकंड पॉइंट है इसका, इसके अलावा प्रत्येक टीम में कुछ खिलाड़ी भी होते हैं जिन्हें सब्स्टिट्यूट के रूप में रखा जाता है, मतलब अलग रख दिया जाता है। जैसे कि अगर उनकी जरूरत होगी तो हम उनको अपने टीम में ले सकते हैं। ठीक है। अब सेकंड है मैदान। मैदान के बारे में जानते हैं। फर्स्ट, कबड्डी का मैदान आयताकार होता है। कबड्डी का मैदान कैसा होता है? आयताकार होता है। पुरुषों के लिए यह 13x10 मीटर और महिलाओं के लिए यह 12x8 मीटर होता है। ठीक है, पुरुषों के लिए इतना होता है और महिलाओं के लिए ये। ठीक है। अब सेकंड है, मैदान को बीच में एक रेखा द्वारा 2 हिस्सों में बांट दिया जाता है। मतलब एक रेखा द्वारा उसको 2 हिस्सों में बांट दिया जाता है। जैसे कि ये एक रेखा है, एक हिस्सा ये हो जाता है और एक हिस्सा ये होता है, ऐसे बांट दिया जाता है। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। तीसरा क्या है? रेड और डिफेंस। तो इसके बारे में पढ़ते हैं। ये क्या है? एक टीम में एक खिलाड़ी विपक्षी टीम के हिस्से में जाकर उन्हें छूने की कोशिश करता है और इस रेड कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है? रेड। मतलब एक खिलाड़ी होगा, दूसरी टीम में जाएगा और उसे छुएगा, छूकर फिर वो भाग जाएगा, छूने की कोशिश करता है तो वो भाग जाएगा, तो इसे रेड कहा जाता है। ठीक है। रेड करने वाले खिलाड़ी को विपक्षी टीम के हिस्से में कबड्डी कहते हुए बिना सांस छोड़े वापस अपनी सीमा में आना होता है। मतलब वो रेड करा हुआ जो खिलाड़ी है उसको विपक्षी टीम में उसको कबड्डी कहते हुए जाना है। अगर वो कबड्डी नहीं करेगा या सांस छोड़ देगा तो वो वापस अपनी टीम में आ जाता है, फिर उसे जाने नहीं देते हैं। ठीक है। फोर्थ है सांस रोकना। तो रेड करने वाला खिलाड़ी लगातार कबड्डी बोलते हुए विपक्षी टीम के खिलाड़ियों को छूने की कोशिश करता है। अगर वह बिना सांस छोड़े सफलतापूर्वक वापस आ जाता है तो छुए एक खिलाड़ी को आउट माना जाता है। मतलब अगर वो कबड्डी नहीं बोलेगा और बिना सांस छोड़े अगर सांस नहीं लेगा, मतलब इसमें क्या बोल रखा है, हम अच्छे से पढ़ते हैं, सॉरी। सांस छोड़े सफलता, मतलब अगर वह बिना सांस छोड़े सफलतापूर्वक वापस आ जाता है, मतलब सांस छोड़े सफलतापूर्वक वो अपनी टीम में आ जाता है और उसको आउट कर दिया जाता है। ठीक है। अब आउट और अंक के बारे में देखते हैं। रेड करने वाले खिलाड़ी द्वारा छुए हुए प्रत्येक खिलाड़ी को आउट माना जाता है और रेड करने वाली टीम को अंक मिलते हैं। मतलब उसको जो रेड करने वाला जो खिलाड़ी होता है उसे खिलाड़ी द्वारा छुए गए जो प्रत्येक खिलाड़ी होते हैं उसे आउट कर दिया जाता है और रेड करने वालों की टीम को अंक मिल जाते हैं। अगर वो छूकर नहीं आएगा और जो दूसरी टीम होगी उनको अंक मिल जाएंगे। ठीक है। अगर रेड करने वाला खिलाड़ी विपक्षी टीम के किसी भी खिलाड़ी को छूने में असफल रहता है या विपक्षी खिलाड़ी उसे पकड़कर रोक लेते हैं तो रेड करने वाला खिलाड़ी आउट माना जाएगा और विपक्षी टीम को 1 अंक मिलेगा।
मतलब अगर रेड करने वाला जो खिलाड़ी होगा वो विपक्षी टीम के किसी भी खिलाड़ी को छूने में असफल रह जाता है तो विपक्षी खिलाड़ी उसे पकड़कर रोक लेते हैं कि मतलब छूने में असफल हो गया तो जो दूसरी टीम होगा उसको कस के पकड़ लेगी और रेड करने वाली खिलाड़ी को आउट माना जाएगा। मतलब जो भी रेड करने वाला खिलाड़ी होगा वो उसको वहां पे जाने नहीं देगी। अपने जो वो होते हैं ना उसका जैसे कि रेखा होती है तो ये फर्स्ट टीम है और ये सेकंड टीम है तो सेकंड टीम वाला जो होता है उसको कस के पकड़ लेता है तो वो उसके गोल में नहीं जाने देता है तो उसे बोलते हैं। ठीक है। और विपक्षी टीम को एक अंक मिल जाते हैं, जो दूसरी टीम है उसे क्या मिल जाते हैं, एक अंक मिल जाते हैं। ठीक है। अब हम आगे पढ़ते हैं। 6 क्या दे रखा है, जीत और हार। खेल के अंत में जिस टीम के पास अधिक अंक होते हैं वह जीत जाती है। मतलब सबसे ज्यादा अधिक अंक होंगे वो जीत जाएगी टीम। ठीक है। अतिरिक्त नियम, यदि एक टीम के साथी खिलाड़ी आउट हो जाते हैं तो इसे लोन कहा जाता है। मतलब एक टीम के जो सभी खिलाड़ी होते हैं वो आउट हो जाते हैं उसे लोन बोलते हैं हम। ठीक है। क्या बोलते हैं, लोन। और विपक्षी टीम को 2 अतिरिक्त अंक दिए जाते हैं। जो विपक्षी टीम होती है उसको 2 अतिरिक्त अंक दिए जाते हैं, ज्यादा अंक दिए जाते हैं। ठीक है। अब हम पढ़ते हैं खोजबीन के लिए। तो इसमें क्या दे रखा है, नीचे ध्यानचंद्र जी के विषय में कुछ सामग्री दी गई है जैसे फिल्में, साक्षात्कार आदि। इन्हें पुस्तक में दिए गए क्यूआर कोड की सहायता से पढ़ें, देखें व समझें। मतलब जो साक्षात्कार या मतलब जो आपकी पुस्तक में दे रखे हों वो क्यूआर कोड की सहायता से आप पढ़ सकते हैं शुरू से। ठीक है। और हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद प्रेरक कथाएं। हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद, ओलंपिक मेजर ध्यानचंद से साक्षात्कार, ये सब बताया गया है। और आप इस चैप्टर को क्यूआर कोड के द्वारा से भी पढ़ सकते हैं या आप शुरू से इसको अच्छे से पढ़ सकते हैं। ठीक है। अब इसमें एक दौड़ ऐसी भी बताया गया है, इसके बारे में चलिए हम ये भी पढ़ते हैं। इसमें क्या बताया गया है, कई साल पहले ओलंपिक खेलों के दौरान एक विशेष दौड़ होने जा रही थी। 100 मीटर की इस दौड़ में एक आश्चर्यजनक घटना हुई। 9 प्रतिभागी आरंभिक रेखा पर तैयार खड़े थे। उन सभी को कोई ना कोई शारीरिक विकलांगता थी। सीटी बजी, सभी दौड़ पड़े। बहुत तीव्र तो नहीं पर उनमें जीतने की होड़ अवश्य तेजी थी। मतलब होड़ जो थी, मतलब कौन जीतेगा कौन नहीं, तो उसमें उनमें होड़ थी कि मैं जीतूंगा, दूसरा बोलता है नहीं मैं जीतूंगा, तो वो थी। सभी जीतने की उत्सुकता के साथ आगे बढ़े। सभी बस एक छोटे से लड़के को छोड़कर। तभी छोटा लड़का ठोकर खाकर लड़खड़ाया, गिरा और रो पड़ा। अब उसकी पुकार सुनकर बाकी प्रतिभागी दौड़ना छोड़ देखने लगे कि क्या हुआ। मतलब उन्होंने दौड़ छोड़ दी और देखने लगे कि क्या हुआ। फिर एक एक करके वे सब उस बच्चे की सहायता के लिए उसके पास आने लगे। सब के सब लौट आए, उसे दोबारा खड़ा किया, उसके आंसू पहुँचे, धूल साफ की और वह छोटा लड़का एक ऐसी बीमारी से ग्रस्त था जिसमें शरीर के अंगों की बढ़त धीमी होती है और उनमें तालमेल की कमी भी रहती है। फिर तो सारे बच्चों ने एक दूसरे का हाथ पकड़ा और साथ मिलकर दौड़ लगाई और सब के सब अंतिम रेखा तक एक साथ पहुंच गए। दर्शक मंत्रमुग्ध होकर देखते रहे इस प्रसंग के साथ कि सब के सब एक साथ यह दौड़ जीते हैं। इनमें से किसी एक को स्वर्ण पदक कैसे दिया जा सकता है। निर्णायकों ने सबको स्वर्ण पदक देकर समस्या का बढ़िया हल ढूंढ निकाला। उस दिन मित्रता
का अनोखा दृश्य देख दर्शकों की तालियां थमने का नाम नहीं ले रही थी। मतलब एक जो छोटा सा लड़का था, उसे कुछ बीमारी वगैरह थी, वो गिर गया और सब जो दौड़ रहे थे वो रुक गए कि ये छोटा बच्चा क्यों रो रहा है। तो इसे देखने के लिए सब बच्चे रुक गए और उसको पहले चुप करवाया और उसकी धूल वगैरह सब पहुंची, उसके आंसू वगैरह भी पहुंचे। फिर उससे पूछा क्या हुआ, तो उसने अपनी बीमारी के बारे में बताया। तो उन्होंने एक चीज़, अच्छी चीज़ क्या थी कि उन्होंने, मतलब किसी ने ये नहीं देखा अपने बारे में कि नहीं मैं पहले जाके दौड़ रहा हूँ, मुझे जीतना है कोई। तो वो सब एक साथ दौड़े, उसका हाथ वगैरह पकड़ा, सब ने एक दूसरे का हाथ पकड़ा और सब एक साथ जीते। जो वहाँ पे सब लोग थे, दर्शक वगैरह थे, वो सब चौंक चुके कि ये कैसे, मतलब चौंक चुके कि ये सब ही की सब एक साथ जीते हैं, अब किसको प्रथम स्थान दिया जाए, द्वितीय स्थान दिया जाए। तो इसका हल क्या था, उन्होंने सबके सबको ट्रॉफी दे दी और उसमें मित्रता का जो होता है ना एक अनोखा दृश्य देखने को मिला उन्हें। और जो सब तालियां बजा रहे थे वो थम नहीं रही थी, मतलब रुक नहीं रही थी, तालियां बजती जा रही थी। ठीक है, अगर इस चैप्टर में कुछ गलती हो या कुछ भी मैंने बोलने में गलतियां कर दी हो तो उसके लिए सॉरी। और ये चैप्टर बहुत ही ज़्यादा बड़ा है, तो इसे आप धीरे धीरे करके पढ़ें या अच्छे से समझें। मैंने इसके सब क्वेश्चन वगैरह दे रखे हैं। ठीक है, आप इसको अपनी कॉपी में भी लिख सकते हैं, अच्छे से पढ़ना। ठीक है, थैंक यू। चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब।